हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मॉडल सेट हम लोग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पिछले सप्ताह यानी कि यही दिन पिछले सप्ताह में आपको मॉडल सेट 2 लाया था, और हर सप्ताह एक दिन मैं आपको मॉडल सेट साइंस का, सोशल्स का और मैथ का लाता हूँ। बाकी हिंदी उर्दू का भी आता है, वो 3 बजे दिन में आता है। ठीक है, तो इसमें मैंने टोटल आपके लिए 30 सवाल इंक्लूड किया। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो अगर आप 30 में 30 बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। ठीक है, और अगर 30 में आपका डाउन होता है, 2 3 4 5 डाउन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 के नीचे अगर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आप किसी भी बोर्ड का हो, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, जहाँ से भी आप हो, ठीक है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सभी के लिए बराबर है। और 1-2 सवाल हो सकता है बिहार से मिल सकता है, बिकॉज मैं बिहार से हूँ तो इसलिए बिहार का सवाल मिल सकता है आप 1-2 उठाओ, बाकी सारा सेम है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह है ना, कहाँ से शुरू हुआ था? झांसी से, कानपुर से, लखनऊ से, मेरठ से। तो सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। आप लोग आंसर फटाफट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। आंसर डी। ठीक है, मेरठ से मतलब 1857 से जो हुआ था सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। और मंगल पांडे थे इसके मतलब सबसे पहले आग चिराग लगाने वाले, चिराग सुलगाने वाले, है ना, सुलगाने वाले। यहीं से मतलब भारत की आज़ादी की लड़ाई जो है का दिलों में सबके मतलब जज्बा पैदा हो कि हम भी आज़ाद हों। ठीक है, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, 1857 की क्रांति जिसको बोलते हैं वही है सिपाही विद्रोह। अगला सवाल है, दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष से आरंभ हुआ? आपको पता है कि दांडी नामक के सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने चलाया था 1930 में, है ना। दांडी यात्रा जो किए थे, नमक कानून तोड़े थे 1930 में। ठीक है, आंसर हमारा डी होगा। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया? भारतीय स्वतंत्रता का सबसे पहला युद्ध कब लड़ा गया, यानी कि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया, और वो लड़ा गया 1857। अभी मैं बताया हूँ 1857 में सबसे पहला युद्ध लड़ा गया भारतीय स्वतंत्रता के लिए हासिल करने के लिए। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? 1857 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, या राजनीतिक दल को? लोकतंत्र का अगर प्राण माना जाता है तो राजनीतिक दल को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजनीतिक दल को। यानी कि राजनीतिक दल अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र का प्राण नहीं बच पाएगा। ठीक है, लेकिन आज का राजनीतिक जो है मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा चल रहा है। फिलहाल राजनीतिक दल को है जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? अभी बहुत सारे लोग, देखो यार, इतना बार मैं जितना सवाल मैं करा रहा हूँ सारा सवाल सिर्फ यहाँ पे मॉडल एक है कि एक मॉडल पेपर है, लेकिन मैं 9:30 बजे रात में आइए, आप लोग 9:30 बजे रात में क्यूज क्लास लाइव क्लास में आइए। वहाँ पे मैं ये सभी सवाल तो सारे के दिमाग में घुसा हुआ सेट हो जाएगा जो कंटिन्यू आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो 30 में 30 लाओगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई शुरू? तो वो हुई थी उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में आपको पता है चिपको आंदोलन पेड़ की सुरक्षा के लिए, है ना, वन की सुरक्षा के लिए किया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। अगला सवाल है कि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? केंद्र मतलब सेंट्रल में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1977 में। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जो कि इससे पहले मतलब कांग्रेस की सरकार चल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब गैर कांग्रेसी भी सवाल आता है कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी पार्टी कब बनी? 1977 में। ठीक है, अगला सवाल देखें, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार का यहाँ पे मॉडल सेट इसलिए बिहार का 1-2 सवाल आ सकता है, बाकी तो सबका रहेगा मिला हुआ। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो बिहार में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है, जिसको बोलते हैं 3 स्तरीय। क्या बोलते हैं? 3 स्तरीय। तो त्रिस्तरीय भी लिखा रह सकता है, त्रिस्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था जानते हैं, है ना। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लागू हुआ था। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था 1969 में, शायद 1969 या 59, ये कन्फ्यूजन हो रहा है। 1900, ठीक है, तो राजस्थान में लागू हुआ था सबसे पहले, याद रखें। और राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखें कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय समझते हैं ना, राष्ट्रीय मतलब देश की आय। तो देश की आय में क्या सम्मिलित है? घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एक बात तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना, यानी कि घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, तो आंसर हमारा सी हो गया। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, घरेलू उद्योग मतलब क्या समझ रहे हैं?
मतलब अपने घर में नहीं, भारत में घरेलू उद्योगों की आय के मतलब हुआ भारत देश में जो आय हो रहा है ना वो हो बारे में बोल रहा है। और विदेशी, विदेशी मतलब विदेश से आ रहा। आप सोचते हैं सर विदेश से पैसा कहाँ से आ रहा? देखो विदेश से पैसा कहाँ से आ रहा, जो लोग बाहर में थे, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं है ना, जो कि अमेरिका में है, फ्रांस में है, यहाँ वहाँ, तो वहाँ से जब डॉलर या पैसा जहाँ भेजते हैं ना, तो उनका 10% 20% कुछ ना कट के भारत सरकार के अकाउंट में जाती है। तो ये भी हुआ है ना, यहाँ के बिजनेस चल रही है, वहाँ बहुत सारे कंपनियाँ, भारत की भी बाहर में बहुत कुछ कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो इनकम हो रहा वो विदेशी से प्राप्त आय होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है राष्ट्रीय आय को बढ़ाता है। अगर ये दोनों विकसित करेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वनाम प्रमाणित संस्था, मतलब राष्ट्रीय आय जो गणना करता है, जो बताता है कि किस भारत में राष्ट्रीय आय कितना है, तो ये इसको गणना कौन करता है? राष्ट्रीय विकास होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो बताता है कि भारत में राष्ट्रीय आय कितना है, और इसको CSI बोलते हैं ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक CSO बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि राष्ट्रीय आय के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है आय एवं उपभोग को क्या कहते हैं? आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय एवं उपभोग के अंतर को कहते हैं बचत। क्या कहते हैं? बचत। अब बोलेंगे सर ये आय समझ रहे हैं, आय के मतलब हुआ जो इनकम, आय के मतलब क्या हुआ? इनकम, जो आप कमा रहे हैं, जो मतलब कमाता है ना, कैसे कमा रहे हैं, इनकम हुआ। और उपभोग का मतलब हुआ खर्च करना, है ना, खर्च, स्पेंड करना, जो बोलते हैं स्पेंड कर दिया। तो कमा रहे, मान लीजिए कोई बंदा कमाया 1500 रुपया, ठीक है, और खर्च कर दे 1000 रुपया, तो कितना बचा? 500 बच जाएगा। तो ये 500 कहलाता है, उसका क्या? बचत कहलाता है। आंसर हमारा ये होगा। अगला सवाल है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ? इनमें से कौन धातु है जिसका मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ? तो आप अभी जी रहे हैं, अभी रह रहे हैं, अभी देख रहे हैं, लेकिन इससे पीछे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि गुप्त वंश आया था, है ना, गुप्त वंश वगैरह, मौर्य वंश, ये सब में चांदी और सोना की मुद्रा सबसे ज़्यादा, मतलब वंश में जो चला था, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये सब, मुगल वंश, ये सब चांदी सोना का मुद्रा उस टाइम चला करता था, ठीक है। तो ये दोनों ज़्यादा चला, ठीक है। आंसर हमारा डी होगा। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया था? प्रत्यक्ष के मतलब होता है डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कर। यानी कि डायरेक्ट मतलब क्या समझ रहे हैं? डायरेक्ट कर के मतलब ये होता है आपका टैक्स डायरेक्ट जो है सेंट्रल जाएगा, मतलब केंद्र सरकार के पास जाएगा, है ना, सेंट्रल जाएगा, स्टेट में नहीं रहेगा बल्कि सेंट्रल जाएगा। कौन सा कर है? आयकर, यानी कि इनकम टैक्स, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो इनकम, आय है ना, जो इनकम टैक्स होता है, आप जो इनकम कर रहे हैं उसमें जो टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट जाता है किसको? सेंट्रल को जाता है, केंद्र के पास डायरेक्ट जाता है, ठीक है, सेंट्रल जाता है डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कर। अब कुछ होता है इनडायरेक्ट कर, मतलब स्टेट में रहेगा, उसके बाद कुछ परसेंट उसका मिलेगा। तो पहले आय कर क्या एकदम डायरेक्ट है, स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, एक अठन्नी भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जाएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी, पूंजी समझ रहे ना, पूंजी मतलब क्या समझ रहे? संपत्ति, जायदाद, है ना, धन दौलत। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक और ज्ञान हो रहेगा तभी तो पूंजी हासिल कीजिएगा। कौशल भी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, बिना ये तीनों का तो आप पूंजी सही से हासिल नहीं कर सकते। एक जाहिल इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान में यही डिफरेंट होता है। जो जाहिल होता है उसको पूंजी तो कमाएगा, लेकिन सही से पूंजी कमाएगा ना तो सही से खर्च कर पाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा उसके पास नॉलेज रहेगा, कौशल रहेगा, तरीका कैसे कमाया जाता, अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो उससे मतलब एक प्रमुख घटक बन जाएगा। पूंजी बहुत ज़्यादा इनकम हो सकता है, ठीक है, इसलिए तो पढ़ाई करते हैं लोग। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा। क्या है? सेवा जो है वो तीसरा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र होता है। और द्वितीय क्षेत्र होता है आपका यहाँ पे दिया औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र वो क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र होता है। और सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र। आंसर हमारा डी। अगला सवाल है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो वैश्वीकरण के बारे में बताता है? वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण के मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण से कुछ पता चल रहा? वैश्वीकरण से पता चल रहा विश्व, है ना, विश्व के मतलब एक ऐसा मतलब ये बनाना
प्रकरण बनाना, एक ऐसा नियम बनाना जो विश्व स्तर पर बाजार चल सके, समझे, विश्व स्तर पर मतलब वर्ल्ड लेवल पर। तो वस्तुओं का मुक्त प्रवाह मतलब वस्तुओं का फ्री, मुक्त मतलब क्या, फ्री नहीं मतलब अनेक देश में, अलग अलग देशों में आप जो है प्रवाह कर सकते हो, ठीक है। पूंजी का भी मुक्त प्रवाह कर सकते हो, प्रौद्योगिकी का, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में के अंतर्गत शामिल है। तो एक सवाल आपको तो यहाँ पे मिल गया कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये भी सवाल आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में, ठीक है। अब बोलता क्या, 1986 में तो लागू हुआ, तो इसमें शामिल क्या है, केवल निजी क्षेत्र की वस्तु, केवल निजी क्षेत्र की सेवा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु एवं सेवा। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मतलब यहाँ पर हुआ तीनों, आंसर क्या हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। केवल निजी क्षेत्र की वस्तु, केवल निजी क्षेत्र की सेवा और केवल सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु तथा सेवा, आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। मुझे लग रहा है कि ये सवाल का आंसर मैं गलत बता रहा हूँ, शायद इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सी आंसर होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में मुझे बताएं, ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा आप कंफर्म होकर के कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शामिल, तो निजी और सार्वजनिक तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है, देखते हैं, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इसको बताइएगा मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट सवाल है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, RTI 2005 में लागू हुआ था सबसे पहले, राजस्थान में भी। तो किस प्रकार का अधिकार है, ये एक वैधानिक अधिकार है, वैधानिक, ठीक है, यानी कि विधि के तौर पे, और ये मौलिक अधिकार के रूप में आता है, ठीक है। अगला है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, ठीक है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ, तो पेरिस शांति समझौता हुआ था 1919 में, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला सवाल है चौरी चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 1922 में। तो ये हत्याकांड हुआ था, जो एक पुलिस का दस्ता था, चौकी था, उसको जला दिया था और कुछ पुलिस भी जल गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और चौरा चौरी ये एक जगह का नाम है और ये है यूपी में, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा इसका, 20 का ए होगा। अगला सवाल है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था जो बंगाल विभाजन किया था 1905 में। तो इसके अनुसार, इसके परिणाम, इसके कारण, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। तो फिर उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी, खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर आपको देखो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता 1942 में हुआ था, तो हो ना सकता है। खिलाफत आंदोलन आप बोलेंगे 1919 में हुआ था या 1920। असहयोग आंदोलन तभी मैं बताया 1922। तो बचा क्या, यही स्वदेशी आंदोलन है ना, यही आंसर हमारा होगा बी। ओके, तो आंसर हमारा हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। और यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से। स्वराज पार्टी की स्थापना को पता है 1913 में, सॉरी 1913 में, 1923 में। 1923 में क्या था, किसने किया था। अच्छा, यहाँ पे पूरा अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, अध्यक्ष के बारे में बात किया जा रहा है। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, ABC या BC। तो इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होगा मेरे ख्याल से, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर किया था। ये दोनों प्रमुख थे, बाकी इसके पीछे और भी लोग थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लेकिन सवाल बोला कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष बने थे, वो बने थे चित्तरंजन दास। कौन बने थे, चित्तरंजन दास बने थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जो है वो बने थे सचिव। क्या बने थे, सचिव, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, सचिव, देखिए, है ना। मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के सचिव बने थे, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, सवाल बहुत अच्छा सवाल, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, यानी कि ए और सी में आंसर हमारा ई मार देंगे, लेकिन ई आंसर जो है नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास बने गए स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और ये जो बने थे, ये बने थे सचिव। लेकिन सवाल अगर आता कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली बात है, ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1922 में जो खत्म हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, है ना, 1920 से 1922 में खत्म हो गया था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था
किस अधिवेशन में? तो 1920 में दिखाई रहा, तो 1920 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन। आंसर हमारा कलकत्ता या कोलकाता जो भी होगा, आंसर हमारा हो गया। अगला सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? बहुत ईजी सवाल है, आप बता सकते हैं इसको कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान और प्रेरणा स्रोत रहा है। आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है यंग यूरोप, और उसको यंग इटली ही बोलते हैं। यंग यूरोप या यंग इटली दोनों की स्थापना किया था किसने? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन देखिए, मेजिनी, कावूर, कैरिबाल्डी, बिस्मार्क। यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था मेजिनी। आंसर हमारा ए। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? औद्योगिक क्रांति जो आया था सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, जिसमें मतलब औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा आया था, ठीक है, उद्योग की क्रांति, उद्योग ज़्यादा होना, उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। इसका मतलब क्या होता है? राज सत्ता में परिवर्तन। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति उद्योग के बारे में, तो ये तो होगा नहीं। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कभी नहीं होगा। वितरण प्रणाली, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। सवाल बड़ा मस्त वाला है ना, आंसर हमारा सी होगा। इनमें से कौन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा राज्य है जहां गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा? ये सही आंसर होगा, ठीक है। और तमिलनाडु गेहूं का उतना उत्पादन राज्य नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश ज़्यादा है। सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला, कौन सी पेय फसल है? पेय मतलब समझते हैं, पे है ना, पे वो बाजा नहीं जो पे बजा रहे, पे मतलब पीने। कहीं आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं, रेलवे स्टेशन जाइए तो लिखा रहेगा पेयजल, मतलब पीने वाला पानी, पीने वाला जल। तो कौन चीज़ हम पीते हैं? तंबाकू पीते हैं? तंबाकू तो खाते हैं जी, ना, तंबाकू तो दांत पे लगाते हैं। नारियल भी चबाते हैं, मूंगफली चबाते। कॉफ़ी है ना, क्या है? कॉफ़ी जी। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? कॉफ़ी इसका आंसर होगा, बी। क्या मैं बोल रहा है? बी। कॉफ़ी को हम पीते हैं हम लोग, है ना, कॉफ़ी पीते इसलिए पेय फसल है, याद रखिएगा। अगला, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 7, 5, 6, 8। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 8 क्षेत्रों में, याद रखेंगे। और लास्ट सवाल है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? एक्चुअली ये बिहार के जिला का नाम है, तो किस जिला में है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। कांटी तापीय विद्युत परियोजना वो है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने देखो 17 से 18 मिनट हो रहा है ना, और मैंने आपको कितना 20 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। बहुत मेहनत लगता है मुझे इसको बनाने में, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा मुझे इसको प्रिपेयर करने में, मतलब क्वेश्चन को रेडी करने में लगता है। तो आप भी मेरे से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए आपको, है ना। आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जितना मैं कर रहा हूँ उससे कई गुना आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं, इसलिए हमेशा मेहनत के आगे एकदम डटे रहो, मतलब आड़े रहो। मेहनत नहीं तो रिजल्ट नहीं, मेहनत करोगे तब रिजल्ट होगा। कोई बंदा बिना मेहनत किए, शायद हो सकता है बगल में कोई बंदा बैठ गया, चीटिंग करके नंबर ला लिया, पास हो गया, उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम फर्स्ट ही आ जाओगे, बिहार टॉप ही आ जाओगे। मेहनत, अरे गांधी जी 3 बार मैट्रिक फेल हुआ, 3 बार, आज पूरी दुनिया उसको याद करती है। पूरी दुनिया तो छोड़िए, लेकिन भारत में तो याद करती है, तो कौन नहीं जानता, सबका पैकेट में मिलता है ना। तो मेहनत सबसे बड़ा रंग है। गांधी जी भी बहुत मेहनत करते थे, ठीक है, उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत उससे प्रेरणा मिलेगी। तो मेहनत सबसे बड़ी तेज है। मेहनत करोगे, मेहनत का फल आप जानते हैं, मेहनत का फल कभी खट्टा नहीं होता है, मेहनत का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। यकीन करते हो ना इस बात को? तो चलो फटाफट 30 में कितना सवाल बनाया आप सही, 30 में कितना सही बनाए, नीचे कमेंट जरूर करना। और आज का सेशन कैसा रहा, आज का मॉडल सेट मजा आया कि नहीं मजा आया? चलो ठीक है, तो वीडियो कहीं पे करता हूँ लास्ट। अच्छी लगी तो लाइक क्यों बेना जाना मत, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पे शेयर कीजिए। ओके, बाय, डेट्स ऑल।